So, dear students, welcome again. As you know that we are discussing this anatomy of flowering plants. ये हम पिछले कई दिनों से डिस्कस करते आ रहे हैं. तो इसमें हमने पहले मैंने एनाटमी के बारे में बताया, डेफिनेशन के बारे में. उसके बाद मैंने कहा कि प्लांट्स जो होते हैं इनमें जनरली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टिश्यूज. वन इज कॉल्ड एज एपिडर्मिस. So in plants generally there are 3 types of tissues. One is called as epidermis, second is called as ground tissue, third is called as vascular tissue. So these are the 3 types of tissues which are generally present in plants. तो उसमें हमने जो एपिडर्मिस है पहले हमने डिस्कस किया है इसके बारे में, जो उसका स्ट्रक्चर, उसके फंक्शंस, ये हमने आज डिस्कस की. तो उसके बाद ग्राउंड टिश्यू में मैंने कहा कि दिस इज आल्सो कॉल्ड एज फंडामेंटल टिश्यू. कभी कभी ऑब्जेक्टिव आता है ये, दिस आल्सो कॉल्ड एज फंडामेंटल टिश्यू. तो इस ग्राउंड टिश्यू में मैंने बताया आपको इसमें बहुत से टिश्यूज आते हैं. हाइपोडर्म्स आता है, इसमें पेरिसाइकल आता है, कार्टेक्स आता है, एंडोडर्म्स आता है, पिथ आता है. तो इट वाज आल्सो दिस आई डिस्कस दिस ग्राउंड टिश्यू. ये अभी हमने पढ़ा. इसमें पैरेन्काइमा मैंने क्लियरली बताया आपको. उसके बाद कोलनकाइमा मैंने बताया आपको, और उसके बाद स्क्लेरेन्काइमा मैंने बताया. तो उसके बाद हमने ले लिया कौन सा है, वेस्कुलर टिश्यू. ये तो कल हमने उठाया ये टॉपिक वेस्कुलर टिश्यू. तो कल मैंने बताया ये वेस्कुलर टिश्यू जो है इट कंटेन्स 2 टाइप्स ऑफ टिश्यूज. वन इज कॉल्ड एज जाइलम, सेकंड इज कॉल्ड एज फ्लोएम. सो ये 2 टिश्यू जो है जाइलम और फ्लोएम, दीज कम्स अंडर वेस्कुलर टिश्यू. तो मैंने ये भी बताया आपको ये 2 तरह के टिश्यू जो होते हैं ये इनकी फंक्शन अगर हम देखेंगे दैट इज कंडक्शन. जाइलम जो होता है ये कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल करता है. फ्लोएम क्या करता है, कंडक्शन ऑफ फूड मटेरियल. सो ऑन दैट बिहाफ आई टोल्ड यू दैट दीज 2 टिश्यूज आर कॉल्ड एज कंडक्टिव टिश्यू. दीज आर आल्सो कॉल्ड, ये भी कल मैंने बता दिया है आपको. तो उसके अलावा मैंने बताया ये टिश्यूज जो होते हैं इनमें, हालांकि पहले जब मैंने आपको डिफिनेशन टिश्यू की बताई तो उसमें मैंने आपको बताया कि एक टिश्यू को हम डिफाइन इस तरह कर सकते हैं, इट्स अ ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. और जहाँ तक इन 2 टिश्यू का ताल्लुक है इनमें एक ही तरह के सेल्स नहीं होते हैं. सो इनमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट हियर. सो ऑन दैट बिहाफ दीज 2 टिश्यूज आर आल्सो कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स टिश्यू. ये भी कल हमने डिस्कस किया. तो उसके बाद हमने जाइलम ले लिया. तो जाइलम पहले मैंने बताया इसको, जाइलम इज आल्सो कॉल्ड एज वुड. अगर आपको याद होगा तो मैंने बताया आपको द टेक्निकल टर्म फॉर जाइलम इज वुड, या जाइलम इज आल्सो कॉल्ड एज वुड. तो उसके बाद मैंने ये बताया जाइलम जो है, ये जाइलम में देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेल्स. और ये भी हम क्योंकि आप नए आए हैं ना, आजकल तो आप नहीं थे, इसलिए मैंने थोड़ा इसको दोबारा रिपीट किया ताकि आपको लगे कि हमने कल क्या पढ़ा है. तो जाइलम जो है वाह, यहाँ बैठो, बैठो आप इसमें. तो ये जाइलम का जो हमने पढ़ा तो इसके बारे में बताया कि जाइलम जो है इसको हम वुड भी कहते हैं, या मैंने बताया कि आपको जाइलम इट इज टेक्निकल टर्म इज वुड. कभी ये ऑब्जेक्टिव भी आता है एग्जाम में, व्हाट इज अनदर नेम ऑफ जाइलम, सो दैट इज वुड. उसके बाद मैंने आपको कल बताया जाइलम जो है इसमें 4 टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं. ये आपने 9th में पढ़ा होगा. वन इज कॉल्ड एज ट्रैकीड्स, है ना, ये कल बताया मैंने. सेकंड टाइप ऑफ सेल इज कॉल्ड एज वेसल्स. थर्ड टाइप ऑफ सेल इज कॉल्ड एज जाइलम फाइबर. फोर्थ इज कॉल्ड एज जाइलम पैरेन्काइमा. So these are 4 types of cells which are present in जाइलम. तभी तो हम जाइलम को क्या कॉम्प्लेक्स टिश्यू
बोलते हैं, क्योंकि इसमें एक ही तरह की सेल नहीं होती है। क्योंकि टिश्यू जब हम डिफाइन करते हैं उसमें हम डिफिनेशन क्या लिखते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। मगर जहाँ तक जाइलम की बात है, इसमें एक ही तरह की सेल नहीं होती है, बल्कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। There is tracheids are there, vessels are there, xylem parenchyma, xylem fiber. So on that behalf, the xylem is called as complex tissue. ये भी मैंने कल आपको बताया है कि आप नए आए इसलिए मैं ये भी कर रहा हूँ थोड़ा। तो उसके बाद ये ट्रैकिड्स की बात चली, तो ट्रैकिड्स में मैंने कहा कि ये ट्रैकिड्स जो होते हैं, these are present in, या मैंने ये भी बताया कि जो जाइलम और फ्लोएम है, कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनमें ये एब्सेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल एल्गी की बात हम करेंगे, इन एल्गी वेस्कुलर टिश्यू इज एब्सेंट, देयर इज नो जाइलम एंड फ्लोएम। इन ब्रायोफाइट्स द जाइलम एंड फ्लोएम इज एब्सेंट। तो तभी तो हम इन प्लांट्स को नॉन वेस्कुलर प्लांट्स भी कहते हैं। सो दीज आर कॉल्ड, ये मैंने बताया क्योंकि नया है इसलिए मैं रिपीट करता हूँ थोड़ा। दीज आर कॉल्ड एज नॉन वेस्कुलर प्लांट्स। के भी हो सकता है आपके बोर्ड में या एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन, व्हाट आर नॉन वेस्कुलर प्लांट्स? Those plants where xylem and phloem is absent, they are called as non-vascular plants. Or we can say those plants where vascular tissue is absent, so they are called as non-vascular plants. तो ये xylem किन में present होता है? It is present in number 1 pteridophytes, ये कल मैंने बताया, pteridophytes में present होता है number 1. Number 2 it is present in शाबाश Gymnosperms, ये भी मैंने बताया था। इट इज आल्सो प्रेजेंट इन एंजियोस्पर्म्स, यानी ये वेस्कुलर टिश्यू है, ये टेरोफाइट्स में भी प्रेजेंट होता है, ये जिम्नोस्पर्म्स में भी प्रेजेंट होता है, ये एंजियोस्पर्म्स में। तभी तो इन प्लांट्स को हम कहते हैं दीज आर कॉल्ड एज वेस्कुलर प्लांट्स। कभी कभी ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, these are called as vascular plants। या कभी आपको क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, what is difference between vascular plants and non-vascular plants? ये आपको क्लियर हुआ कि नहीं? Those plants where vascular tissue is absent, they are called as non-vascular plants. Those plants where this vascular tissue or xylem phloem is present, they are called as vascular plants। क्लियर? तो उसके बाद मैंने ये भी बताया, ये ट्रैकिड्स जो होते हैं, ये ट्रैकिड्स इन सब में प्रेजेंट होती है। जो ट्रैकिड सेल होती है ये टेरोफाइट्स में भी प्रेजेंट होती है, ये जिम्नोस्पर्म्स में प्रेजेंट होती है, ये एंजियोस्पर्म्स। सो दीज आर आल्सो कॉल्ड एज ट्रैकियोफाइट्स। आपको समझ में आ गया? यानी ये ट्रैकिड्स जो है ये इन तीनों में प्रेजेंट होती है। सो दीज आर आल्सो कॉल्ड एज ट्रैकियोफाइट्स। ये भी कोई आपसे क्वेश्चन पूछेगा, व्हाट आर ट्रैकियोफाइट्स? दीज आर दोज प्लांट्स वेयर ट्रैकिड्स आर प्रेजेंट और वेयर वेस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट। तो उसके बाद मैंने बताया ये वेसल जो होती है, ये इसमें भी एब्सेंट होती है, ये जिम्नोस्पर्म्स में एब्सेंट होती है, ये सिर्फ किसमें? एंजियोस्पर्म्स में प्रेजेंट होती है। यानी वेसल्स आर प्रेजेंट ओनली इन एंजियोस्पर्म्स। तो उनकी वुड, एंजियोस्पर्म फॉर एग्जांपल हम अखरोट ले लेंगे, अखरोट का दरख्त ले लेंगे, एप्पल का दरख्त ले लेंगे, चिनार का, जिनमें आप नंबर देखोगे दे आर कॉल्ड एज एंजियोस्पर्म प्लांट्स। तो उनकी वुड क्या होती है? दैट इज हार्ड। उनकी वुड हार्ड होती है। क्यों हार्ड होती है? इट इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वेसल्स। कल मैंने कहा कि आपसे ले लो खुबानी का पेड़, इसमें कील ठोको, टूट नहीं हम सकते इसमें कील, क्योंकि वो हार्ड होती है। तो तभी तो एंजियोस्पर्म प्लांट से ज़्यादा हम फर्नीचर नहीं बनाते हैं। अलबत्ता ये जिम्नोस्पर्म्स की बात हम करेंगे, इसमें वेसल्स एब्सेंट होते हैं। सो दैट इज व्हाई दिस फूड इज कॉल्ड एज सॉफ्ट। दिस कॉल्ड एज, तभी तो ये बहुत ही महंगी होती है और ये हम फर्नीचर बनाने में ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो कभी आपको कोई पूछेगा व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन हार्ड एंड सॉफ्ट वुड, यहाँ पर क्वेश्चन आ गया, कोई पूछ सकता है, अब आपके बोर्ड में क्वेश्चन आ गया व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सॉफ्ट एंड हार्ड वुड। तो आप यही मद्देनजर रखेंगे क्या? वेसल्स। तो वेसल्स हार्ड वुड में प्रेजेंट होती है, तो उनमें एब्सेंट होती है। एक तो दूसरी ये वेसल्स इनमें प्रेजेंट होती है, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज पोरस वुड। कल मैंने बताया, वो मैंने कल पढ़ा, इसलिए मैं थोड़ा आपके रिपीट करता हूँ। तो ये वेसल्स जो प्रेजेंट होते हैं किनमें? एंजियोस्पर्म्स में। तो उनको हम और एक नाम क्या देते हैं?
पोरस वुड, पोरस वुड। तो इनमें एब्सेंट होती है जिम्नोस्पर्म, तो दीज आर कॉल्ड एज नॉन पोरस। कोई एक मार्क्स का क्वेश्चन आपको आ सकता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पोरस वुड, नॉन पोरस वुड, हार्ड वुड, सॉफ्ट वुड। तो ये आपको जब याद होगा कि वेसल्स एक वुड में प्रेजेंट होती है तो वो उसको हार्ड बना देती है या उसको पोरस बना देती है, दैट इज एंजियोस्पर्म्स। तो वेसल्स जिनमें एब्सेंट होती है तो उनकी वुड जो है ये सॉफ्ट होती है या ये नॉन पोरस होती है। यहाँ तक तो ये कल हमने पढ़ा, अगर आपको याद होगा। तो अब हम ये ले लेंगे ट्रैकीड्स। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैं ट्रैकीड एक बनाऊंगा यहाँ पर। तो ट्रैकीड जब पहले बनती है, या मैं कहूँ जाइलम जब पहले बनता है प्लांट में, तो उस वक्त इनका जो सेल वॉल होता है, इसका सेल वॉल, क्योंकि सेल वॉल इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ए प्लांट सेल, है ना। अगर हम कभी कहते हैं कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, वहाँ तो हम पहले ये लिखते हैं सेल वॉल प्लांट सेल में प्रेजेंट है बट एनिमल में ये एब्सेंट है। तो ये सेल वॉल जब पहले बनता है ये वेरी थिन होता है। जब पहले सेल वॉल बनता है या जाइलम बनता है, कोई भी सेल प्लांट में बनती है, तो इसका सेल वॉल जो होता है वो क्या होता है, थिन, नंबर वन, एंड लीनियर। ये इसका कैरेक्टर होता है। जब व्हेन cell wall is formed in a plant cell at first stage, it is living and thin. ये पॉइंट आप लिखो। At first stage, the cell wall of a plant cell is thin and living. तो उसको हम प्राइमरी सेल वॉल कहते हैं। It is called as primary cell wall. It is called as primary cell wall. Maybe say question, what is primary cell wall? The first cell wall formed, that is called as primary cell wall. ये thin होता है, living भी होता है। नंबर तीसरा नंबर, इसमें सेलुलोज प्रेजेंट होता है। In the primary cell wall contains cellulose. आप ये ज़ालजी में पढ़ेंगे मैक्रोमॉलिक्यूल्स। मैक्रोमॉलिक्यूल्स आप किसमें, ज़ालजी में आपका टॉपिक आता है, तो उसमें आप ये पढ़ेंगे सेलुलोज का स्ट्रक्चर या इसका कंपोजिशन आप पढ़ेंगे। तो जब पहले सेल वॉल बनता है उसको हम प्राइमरी सेल वॉल कहते हैं। ये थिन भी होता है और लिविंग भी होता है, जिसका कंपोजिशन क्या है, सेलुलोज। क्लियर। तो उसके बाद क्या होता है, ये सेल वॉल जो है इस पर अब नए केमिकल डिपॉजिट होते हैं। ये सेल वॉल जो है, यहाँ तक इस पर सेलुलोज था, थिन था, लिविंग था, तो अब इस पर बहुत से केमिकल्स डिपॉजिट होते हैं। तो इनमें एक केमिकल दैट इज कॉल्ड एज पैक्टिन, दैट इज कॉल्ड एज पैक्टिन, ये इस पर डिपॉजिट होता है। दूसरा है सिब्यूरिन, ये इस पर डिपॉजिट होता है। तीसरा दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड एज लिग्निन, दैट इज कॉल्ड एज लिग्निन। मान लो ये सेल वॉल, इस पर एक लेयर बन गया पैक्टिन का, ठीक, एक लेयर बन गया सिब्यूरिन का। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैं बताता हूँ, तो एक लेयर बन गया लिग्निन का यहाँ पर। तो ये सेल वॉल अब ठीक होगा कि थिन होगा, क्या होगा, ठीक है। जो पहले एक ही लेयर था उसमें, अब तो बहुत से लेयर्स इस पर डिपॉजिट हो गए। नाउ द सेल वॉल बिकम थिक, नाउ द सेल वॉल बिकम, आप सब लिखो, आफ्टर द deposition of various chemical substances, the cell wall becomes thick. The cell wall becomes thick. This is called as secondary cell wall. पहले मैंने बताया प्राइमरी सेल वॉल। अब इस पर बहुत से कभी कभी हेमिसेलुलोज भी आता है, हेमिसेलुलोज ये भी लिखो आप। एक तो मैंने बताया पैक्टिन, सिब्यूरिन, लिग्निन, तो कभी ये हेमिसेलुलोज ये डिपॉजिट होता है। तो अब ये सेल वॉल क्या बन गया, थिक। तो जब ये सेल वॉल थिक बन गया तो सेल वॉल के अंदर सेल मेम्ब्रेन होता है ना, ये मान लो सेल वॉल, उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन होता है। तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म कंटेंट होता है। मैंने बताया आपको डिफरेंस बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड
प्रोटोप्लाज्म, याद कि नहीं है? कल मैंने बताया साइटोप्लाज्म ये विस्कस लिविंग फ्लूइड एक सेल के अंदर होता है, क्लियर? विस्कस लिविंग फ्लूइड प्रेजेंट इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन, तो उसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म में क्या होता है? इसमें सेल ऑर्गन भी होता है, सेल ऑर्गन होते हैं इसमें न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, एंडोप्लाज्म एक्सेट्रा, और इसके बहुत से बाकी सेल के कंटेंट्स, प्रोटीन्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, बाकी सेल कंटेंट्स, ये भी इसी साइटोप्लाज्म है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे साइटोप्लाज्म प्लस सेल ऑर्गेनेल्स प्लस सेल ऑर्गेनेल्स प्लस सेल कंटेंट्स। तो जब ये तीन बनते हैं, क्या क्या है? साइटोप्लाज्म प्लस सेल ऑर्गेनेल्स एज वेल एज अदर सेल कंटेंट्स। तो वी यूज द टर्म प्रोटोप्लाज्म, वी यूज द टर्म प्रोटोप्लाज्म। एक है साइटोप्लाज्म, दूसरी प्रोटोप्लाज्म। तो और एक टर्म कभी कभी आता है एग्जाम में भी, वो दैट इज कॉल्ड एज प्रोटोप्लास्ट। सुना है वर्ड भी, प्रोटोप्लास्ट, ये सुना है? ये भी सुना है? हाँ है ना? सुना है? सुना है? हाँ या ना जवाब? मैं आपसे एक्सप्लेनेशन नहीं मांगता हूँ, मैं सिर्फ ये मांगता हूँ आपसे यस और नो। देखो बेटा, आपको मैंने बताया ये सेल, प्लांट सेल जो होती है इसके बाहर सेल वॉल होता है, क्लियर है ना? तो सेल वॉल के अंदर सेल मेम्ब्रेन होता है, ठीक? ये प्लांट सेल है, बाकी इसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है, सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं इसमें, और सेल कंटेंट्स होते हैं। अगर हम किसी तरीके से इस सेल वॉल को डिसॉल्व या डाइजेस्ट करेंगे, सेल वॉल जो है इस प्लांट सेल में, अगर हम विद द यूज ऑफ सर्टेन केमिकल्स, मैं आपको बताऊंगा एक एंजाइम है दैट इज कॉल्ड एज सेलुलोलेस, सेलुलोलेस, सुना है? सेलुलोलेस, ये एक एंजाइम है, ये सेलुलोज को डाइजेस्ट करता है। तो सेल वॉल किसका बना हुआ होता है? सेलुलोज का, इसमें मेन कंपोनेंट सेलुलोज, ये उस सेलुलोज को डाइजेस्ट करता है, खत्म करता है एंजाइम। तो अब ये प्लांट सेल जो है ये विदाउट सेल वॉल है ना, अब प्लांट सेल है मगर ये सेल वॉल के बगैर, तो इसी को हम प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। एज प्लांट सेल विदाउट सेल वॉल, a plant cell without cell wall is called as protoplasm। कभी कभी एग्जाम में आते हैं टर्म्स साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लास्ट, क्लियर? तो फिर हम वापस आएंगे अपने इस कंटेंट पर। तो मैंने यहाँ कहा आपको, जब इस पर वेरियस केमिकल्स डिपॉजिट होते हैं तो दिस बिकम्स वेरी थिक, तो ये डेड होता है। तो इसके अंदर अभी मैं कह रहा था सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है या प्रोटोप्लाज्म, ये लास्ट करता है, ये इसकी डेथ होती है। तो नाउ दिस सेल बिकम्स डेड, नाउ दिस सेल बिकम्स डेड। सो एट दिस स्टेज द सेल वॉल इज नंबर 1 थिक। आप लिखो आफ्टर, आप इस तरह लिखो, आफ्टर डिपॉजिशन ऑफ वेरियस केमिकल्स द सेल वॉल बिकम्स थिक, dead, dead and protective, thick, dead and protective। उसके बाद ये प्लांट सेल को प्रोटेक्ट करता है। ये आपने देखा होगा जब हम कोई फ्रूट या प्लांट का कोई पार्ट वाटर में रखते हैं, वो बहुत देर तक वहाँ रहता है। उसके बाद अगर एनिमल की बॉडी या प्लांट में रखी, उसको क्या होता है? डिकम्पोज होती है ना, प्लांट से जल्दी जल्दी डिकम्पोज होती है बिकॉज ऑफ दिस सेल। आपको ये प्रोटेक्ट से वो जैसा जो सेल वॉल है, अब ये थिक बन गया, डेड बन गया है, सो दिस विल बी कॉल्ड एज सेकेंडरी सेल वॉल, दिस विल बी कॉल्ड एज सेकेंडरी सेल वॉल, ठीक? तो केमिकल्स कौन कौन से इस पर डिपॉजिट हो गए? पैक्टिन, सिट्यूरिन, द मोस्ट पार्ट इज लिग्निन, इस पर ज्यादा हम ध्यान देंगे, लिग्निन। तो ये लिग्निन केमिकल सबस्टेंस जो है
जब इस पर ये डिपॉजिट होता है सेल वॉल पर, द प्रोसेस इज कॉल्ड एज लिग्निफिकेशन. Lignification. The process is called as lignification. Clear? And the process which involves deposition of lignin, which involves deposition of lignin on cell wall, it is called as lignification. It is called as lignification. So a lignin जो है is very important because this helps in this helps in conduction of water in plants. 10th में आपने पढ़ा होगा how water rises in tall plants. पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? पढ़ा है? Yes or no? Yes or no? तो इन जो टॉल प्लांट्स है इनमें कैसे पानी ऊपर लीफ तक जाता है, दैट इज कॉल्ड एज कंडक्शन. तो उसमें लिग्निन प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल. क्यों? क्योंकि लिग्निन जो है इसके साथ ये वाटर मॉलिक्यूल्स चिपक जाते हैं विद द हेल्प ऑफ ए फोर्स दैट इज कॉल्ड एज, कल मैंने बताया, एडहेसिव फोर्स. एडहेसिव फोर्स हम फोटो हमें चिपकाना होता है किसी फार्म पर, हम क्या लाते हैं, वो एडहेसिव लगाते हैं, उस पर चिपक जाते हैं. तो यहाँ पर सेम इज कैसी है, लिग्निन और वाटर मॉलिक्यूल के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होता है, तो दैट इज कॉल्ड एज एडहेसिव फोर्स. दैट इज कॉल्ड एज, सो इट फॉर्म्स ए लॉन्ग वाटर कॉलम. It forms a long water column, then with the help of transpiration it comes out of the plant. Clear? तो इसी हमने बताया रोल ऑफ लिग्निन क्या होता है. ये समझ में आ गया कि नहीं? फिर से मत कहूँ. अब जो लिग्निन इस पर डिपॉजिट होता है, ये ट्रैकीड है यहाँ पर, इस ट्रैकीड पर ये लिग्निन डिपॉजिट हुआ. ये लिग्निन का इस पर डिपॉजिट होना ये एक ही पैटर्न में नहीं होता है. इट टेक्स डिफरेंट पैटर्न्स, डिफरेंट अंदाज में ये इस पर डिपॉजिट होता है. कभी कभी ये रिंग्स बनाता है, कभी कभी ये लैडर बनाता है, तो कभी कभी ये पिट्स बनाता है. सो ऑन दैट बिहाफ दिस थिकनिंग प्रोसेस इज क्लासिफाइड इनटू वेरियस टाइप्स. आप देखो, thickening of wall of tracheids या vessels भी लिख सकते हैं. wall of tracheids or vessels is of various types. Is of various types. कभी क्या होता है, ये डिपॉजिट इस तरह होता है, इस पर रिंग्स बनते हैं. And sometimes the thickening takes place in a ring-like pattern. Sometimes the thickening takes place in a ring-like pattern. Such a process is called as annular thickening. आप ये लिखो, annular thickening. Annular means actually annual से derive हुआ. It forms a ring-like structure. So this is called as annular thickening. And again, आप इस तरह लिखो, when thickening on the wall of tracheids or vessels takes place in a pattern which form rings. It is called as annular thickening. तो कभी कभी क्या होता है, हम यहाँ पे पैटर्न ट्रैकिंग है, कभी कभी ये थिकनिंग जो होती है इस पर, ये लैडर लाइक है, सीढ़ी जैसी बनाती है ना. तो लिग्निन इस पर डिपॉजिट होता है, ये थिकनिंग जो बनती है ये एक लैडर बना देती है, लैडर. तो उस प्रोसेस को हम स्कैलरिफॉर्म कहते हैं. दैट प्रोसेस कॉल्ड एज स्कैलरिफॉर्म.
scalariform thickening. इस पर लिखो आप, when thickening of cell wall forms a ladder-like structure it is called as scalariform thickening. क्या? When thickening of cell wall forms ladder-like structure, ना सीढ़ी देखी आपने होगी, देखो ये इसका एक स्टेप, दूसरा स्टेप के साथ तो फार्मस ladder-like सीढ़ी बना देती है, तो उस प्रोसेस को हम scalariform या समझ में आ रहा है कि नहीं? फिर से मत बताओ ये आपको, हाँ? तो कभी कभी क्या होता है, समझ में आ गया? मुझे बताओ, फिर से कहूँ, सुनो, मैंने ये बताया ये लिग्निन जब इस पर डिपॉजिट या कोई भी केमिकल इस पर डिपॉजिट हो तो डिपॉजिशन का पैटर्न जो है ये एक ही तरीका का पैटर्न नहीं होता है, बल्कि ये डिफरेंट अंदाज से इसमें डिपॉजिट होता है। तो कभी कभी ये रिंग्स बनाता है उसमें, मान लो ये ट्राइकिन है यहाँ पर, तो इस तरह इस पर डिपॉजिट हुआ, इस तरह रिंग लाइक स्ट्रक्चर इस पर डिपॉजिट हुआ। तो कभी कभी क्या ये लैडर लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, सीढ़ी बनाता है, ठीक है? तो जब ये रिंग्स बनाता है उसको हम कहते हैं एन्यूलर, दैट इज कॉल्ड एज एन्यूलर। जब सीढ़ी लाइक स्ट्रक्चर बनाता है उसको कहते हैं स्कैलिफॉर्म। क्लियर? फिर से मत बताऊं। तो कभी कभी क्या होता है, मान लो ये यहाँ पर ट्रैकिन है, जब थिकनिंग होती है इस पर, यहां पर ये यूनिफॉर्म होती है, यहाँ सेम पैटर्न होता है, यूनिफॉर्म होता है, मगर कभी कभी ये यूनिफॉर्म मतलब मान लो यहाँ पर इस थिकनेस हो गई मगर बीच में यहाँ पर ये डिपॉजिट नहीं हुआ, यहाँ पर इस डिपॉजिट हुआ मगर बीच में डिपॉजिट नहीं हुआ। तो जिस जगह ये डिपॉजिट नहीं हुआ वहाँ क्या हुआ, वहाँ अनइवन बनेगा नहीं, वहाँ अनइवन, वहाँ पर गैप्स बनेंगे, वहाँ पर गैप्स बनेंगे। सो दोज गैप्स आर कॉल्ड एज पिट्स। पिट आपने देखो, हम खोदते हैं जमीन को, वहाँ एक गड्ढा बनाते हैं, उसको हम पिट कहते हैं। तो यहाँ पर सैंड होता है, जब ये लिग्निन उस पर डिपॉजिट हो रहा है, इट इज नॉट इन यूनिफॉर्म, अनइवनली डिपॉजिट होता है इसमें, तो इससे छोटे छोटे वो गड्ढे बनते हैं, तो उन गड्ढों को हम पिट्स कहते हैं। आपको समझ में आ गया? यानी कभी कभी क्या होता है, इस ट्रैकिन के वाल पर जब लिग्निन डिपॉजिट होता है ये यूनिफॉर्मली डिपॉजिट नहीं होता है बट इन अनइवन मैनर, तो उससे क्या छोटे छोटे वो गड्ढे बनते हैं। गड्ढे लाइक हम आप ये मत समझेंगे ये बहुत बड़ा गड्ढा होगा, तो सेल वाल तो कितना ही बड़ा है, तो मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा है, मतलब होल लाइक स्ट्रक्चर, तो उस होल को हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज पिट। पिट तो आपने सुना होगा, है ना, पिट। तो जब ये तरीका होगा डिपॉजिशन का तो उसको हम कहते हैं पिटेड थिकनिंग, इसको हम कहते हैं पिटेड थिकनिंग। आप लिखो पिटेड। when deposition of lignin on the cell wall is not uniform but is not uniform but is in uneven manner, and when the deposition of lignin on the cell wall is not uniform but is in uneven pattern or uneven manner, so it forms pit-like structures. It forms pit-like structures. So such type is called as pitted thickening. Such type of pit-like structures. लिखना भी साथ साथ जाओ क्योंकि नोट भी बनेगा, कल आपको नोट की कोई जरूरत, मैंने कहा ना कि बांटने के लिए आपको नोट की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बशर्ते कि आप एक एक पॉइंट लिखोगे यहाँ पर, तो शाम को रिवाइज करो और एनसीईआरटी देखो बदल रहा। तो अगर उसके बाद आपको कोई कंफ्यूजन रहेगा, कोई क्लैरिटी न हो, उसके मेरे पास आओ, जहाँ भी डाउट हो हम उस डाउट को क्लियर करेंगे यहाँ पर। तो बांटने में आपको कोई कंफ्यूजन ना होना, कोई शिकायत भी नहीं होनी चाहिए। So this is called as pitted thickening. Clear? It is called as
पिटर थिकनिंग। हालांकि अगर आपके एनसीईआरटी देखेंगे, एनसीईआरटी में इतना आपके नहीं है वहाँ पर, फिर भी मैंने बताया कभी कभी आ सकते, क्योंकि आप पैटर्न तो चेंज हो गया, आपने आप नीट का पेपर तो देख ही लिया ना, है ना। बच्चे यहाँ से एक अंदाज में गए थे, एक अंदाज में उनका माइंड सेट एक था कि पिछले 10 साल 12 साल के पेपर उन्हें देख लिए थे, तो इसी अंदाज से वो गए पेपर देने के लिए। वहाँ क्या था, वहाँ फिजिक्स का पेपर टफ या था या क्या था, बल्कि वो टफ ही था बच्चों के लिए। तो या बायोलॉजी की बात हम करेंगे, दैट वाज टू मच लेंथी वाज, सो मैं ये कहूँ दैट वाज JEE एडवांस्ड पेपर। तो इसी तरह मैं कहूँगा आपको हर एक पॉइंट क्लियर करने की ज़रूरत है। बाकी का सिलेबस उतना ज़्यादा नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 महीने हमें लगेंगे तो हम ये क्लियर करेंगे। सो दिस इज कॉल्ड एज पिट। सो दीज आर कॉल्ड एज डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिकनेस। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो इसके बाद मैंने यहाँ कहा जाइलम पैरेन्काइमा या वेसल, तो मैंने बता दिया वेसल्स में भी ये थिकनिंग होती है। ये तो मैंने ट्राइकीड की बात कही, अब क्या है वेसल्स। तो वेसल्स मैंने एक बात उनसे कहा कि ये ओनली एंजियोस्पर्म्स में प्रेजेंट होते हैं, तो तभी तो उनकी उनको पोरस वुड कहते हैं या हार्ड वुड कहते हैं, है ना। तो ये पोरस ये वेसल जो होते हैं ना, एक और पॉइंट में करता हूँ, मान लो ये वेसल है, इन वेसल्स का पैटर्न जो होता है सेल वाल का, कभी कभी ये डिफ्यूज होते हैं, स्कैटर में छिक रहे थे यहाँ से, तो उसको हम कहते हैं डिफ्यूजर पोरस। क्या कहते हैं? डिफ्यूजर, दैट इज कॉल्ड एज डिफ्यूजर पोरस वुड। आप ये पॉइंट लिखो, डिफ्यूजर पोरस वुड, यानी जब वेसल्स दे आर इन स्कैटर मैनर, दे आर स्कैटर्ड, है ना, फैलाए हुए हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज डिफ्यूजर पोरस वुड। एंजियोस्पर्म वुड है, इसमें जो वेसल्स होते हैं ये स्कैटर्ड होते हैं, सो दैट इज कॉल्ड एज डिफ्यूजर पोरस वुड। तो कभी कभी रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो इसका हम कहेंगे रिंग पोरस वुड। अच्छा, इतना भी पॉइंट याद रखो, डिफ्यूजर पोरस वुड, ये आपको काम आएगा। सो वेसल्स ये तो सिर्फ एंजियोस्पर्म्स में प्रेजेंट होती है, उन पर भी थिकनिंग होती है, जिस तरह मैंने अभी कहा क्या ट्राइकीड्स में मैंने बताया, उनमें थिकनिंग होती है, एन्युलर थिकनिंग होती है, पेटल थिकनिंग होती है या स्कैरिफॉर्म होती है। तो सेम इज द केस विद वेसल्स, उनमें भी वो थिकनिंग होती है। तो उसके बाद आता है जाइलम पैरेन्काइमा। तो पैरेन्काइमा मैंने डिटेल स्ट्रक्चर का परसों बताया। पैरेन्काइमा जो पढ़ा हमने, है ना, उसमें मैंने बताया सेल्स आर थिन वॉल, सेल्स आर लिविंग, और उसके बाद बहुत से उसमें फंक्शंस भी बताए मैंने। तो ये उसके बाद मैंने लोकेशन भी बताई, ये पैरेन्काइमा कहाँ कहाँ इस प्लांट में प्रेजेंट, यहाँ पे जाइलम में भी प्रेजेंट होता है। तो अब पैरेन्काइमा जाइलम में प्रेजेंट हो, उसको क्या कहेंगे? जाइलम पैरेन्काइमा। इस तरह का पैरेन्काइमा present in xylem is called as xylem parenchyma. It is called as xylem parenchyma. तो इसमें सेल्स क्या होंगे? थिन सेल्स, यहाँ पर थिन वाल होंगे, सेल्स यहाँ पर थिन वाल होंगे, लिविंग होंगे। तो यहाँ पर उनकी फंक्शन क्या होगी? इनकी फंक्शन यहाँ पर स्टोरेज होगी। आप ये देखो, फंक्शन देयर इज, द फंक्शन ऑफ जाइलम पैरेन्काइमा इज स्टोरेज। The function of xylem parenchyma is storage. Storage means they store the various materials, whatever which are formed in the plant, so that gets stored in this. ठीक है। तो उसके बाद आता है जाइलम फाइबर, उसके बाद आता है जाइलम फाइबर। तो जाइलम फाइबर इज अ लॉन्ग thread-like structure. It is a long thread-like structure. It is a long thread-like structure, बहुत ही लंबा होता है, और ये हार्ड भी होता है, इस पर बहुत ही थिकनिंग होती है, ये हार्ड होता है, इट इज वेरी थिक।
इट इज वेरी थिक, बहुत ही थिक होता है। तो इसकी फंक्शन क्या है, इसका रोल क्या बनता है यहाँ पर, इट गिव्स, देखो इट गिव्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ, इट गिव्स मैकेनिकल strength to plant, to a plant or to plants. It gives mechanical strength to a plant. So this was all about xylem. तो अब फंक्शन की बात हम करेंगे, कभी कभी आएगा आपका व्हाट इज द रोल ऑफ xylem, क्या है इसका रोल, मैंने बता दिया आपको। नंबर 1 आप देखो पहले फंक्शंस ऑफ xylem, कभी कभी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। फंक्शंस ऑफ xylem, क्या है इसका रोल। नंबर 1 शाबाश, कंडक्शन ऑफ वाटर, कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, है ना। क्योंकि मैंने, अगर आपको याद होगा, मैंने बता दिया है आपको, ये प्लांट इसका रूट किस में जाता है, सॉइल में जाता है। तो सॉइल में वाटर होता है, यहाँ पर इस रूट में रूट हियर होता है। अगर आपको एपिडर्मिस का स्ट्रक्चर याद होगा, मैंने बताया है, इस एपिडर्मिस में रूट हियर होता है। वो रूट हियर वाटर एब्जॉर्ब करता है, किस में जाता है वाटर, रूट में। तो रूट से वो जाइलम की मदद से कंडक्ट होता है, कहाँ पर पहुँचता है, तो वाटर के साथ साथ मिनरल्स भी एब्जॉर्ब होते हैं। तो वी कैन से इट हेल्प्स इन कंडक्शन ऑफ वाटर एंड नंबर 2 क्या लिखेंगे आप, ये तो मैंने बता दिया। दूसरा आप बताओ, शाबाश, जोर पामा। सो इट गिव्स सपोर्ट एंड मैकेनिकल स्ट्रेंथ, सपोर्ट एंड मैकेनिकल स्ट्रेंथ, it gives support and mechanical strength plants. So I think this was all about xylem. Now phloem पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे, इतना ही आज के लिए। तो आज के लिए इतना ही कुछ। तो थैंक यू। कल हम फ्लोएम पढ़ेंगे, उसके बाद में बताओ उनका पैटर्न, फ्लोएम, जाइलम या वेस्कुलर बंडल एक रूट में, लीफ में, स्टेम में कैसे होता है। तो थैंक यू वेरी मच।